एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन यानी महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापन। ठीक है, अगर हम महाद्वीपीय विस्थापन या ड्रिफ्ट होने की बात करें तो इसको जो दिया है वैगनर ने दिया है। ये वैगनर थ्योरी है और ये सिद्धांत जो दिया गया था वो 1912 से 1914 में 2 बार दिए। ठीक है, अगर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से पहले हमें महाद्वीपों की कंडीशन के बारे में जानना पड़ता है कि कंडीशन है कैसी। तो अगर हम विश्व में बात करें महाद्वीपों की, तो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो उससे पहले ये कहा जाता है कि महाद्वीपों की कंडीशन समान थी, सभी महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इस बारे में वैगनर ने अपना जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत से पहले वैगनर ने ये कोशिश की बताने की कि ये सिद्धांत में उन्होंने कुछ मान्यताएं रखी। जैसे मैंने कहा ये कब हुआ था 1912 में। ठीक है, बाद में 14 में इनमें संशोधन किया गया। तो महाद्वीप में उन्होंने जो सबसे पहले बात रखी कि महाद्वीप स्थिर रहे, जलवायु बंद स्थापित होते रहे। अगर अपनी बात को रखने से पहले उन्होंने 2 बातों की ओर गौर किया, क्योंकि जो वैगनर थे वो थे जलवायुवेत्ता और उन्होंने पूरे विश्व की जलवायु का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर कुछ रिजल्ट निकाला और रिजल्ट में उन्होंने ये देखा कि जो हमारी ग्लोब है, यानी अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो यहाँ पर सभी जगह पर, जैसे यहाँ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर ये यूरोप, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पर ये यूरोप, ये भारत हो गया, एशिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं सिंपल बात करूँ तो जो कंडीशन पाई जाती है उन्होंने ये देखा कि सभी जगह पर समानता नहीं है। अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, रॉकी पर्वत है, यहाँ एंडीज पर्वत है, यहाँ पर जो अफ्रीका जो क्षेत्र है उस अफ्रीका में भी ये अफ्रीकी क्षेत्र में यहाँ की जलवायु और वनस्पति वही पाई जाती है जो यहाँ पर पाई जाती है। यानी यहाँ की भूगर्भिक संरचना, साथ में भूगर्भिक संरचना भी एक जैसी है और यहाँ पर जो वनस्पति के अवशेष मिलते हैं वो भी एक जैसे हैं। तब उन्होंने जब पूरे ग्लोब को देखा और ये देखा कि सभी में समानताएं बहुत अधिक हैं। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि अगर हम रूस की बात करें, रूस क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जो है कोयले के अवशेष पाए जाते हैं। राजस्थान, जैसे मैं देशों नाम बना रही हूँ, रूस, राजस्थान में सूखा है जबकि यहाँ पर हिमानी के अवशेष मिलते हैं। तो जब इन चीज़ों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया तब उन्होंने ये देखा कि महाद्वीपीय जो हैं कैसे अपनी जगह पर आए। उससे पहले उन्होंने कुछ इमेजिन किया और उस इमेजिन में ये देखा, कहा कि महाद्वीप स्थिर रहें और जलवायु बंद स्थापित होते रहे। अब ये संभव ही नहीं है कि किसी जगह पर, अगर हम ये ग्लोब ले लें, ग्लोब पर हमें पता है कि भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, ये जो है शीतोष्णकटिबंध रेखा है, यहाँ मकर रेखा है, यहाँ पर उपध्रुवीय और ये ध्रुवीय क्षेत्र है। अब हमें पता है कि सूर्य की किरणें यहाँ पर 21 मार्च को लंब चमकती हैं, 23 सितंबर को लंब चमकती हैं। अब ये जो कंडीशन है इनमें कोई चेंज नहीं आता कि कर्क रेखा पर 22 जून को, मकर रेखा पर कर्क रेखा पर 21 जून को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंब चमकती है। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, और यहाँ पर जो चमकती ये है 21 जून। अब इस कंडीशन में कर्क रेखा पर अब कभी ऐसा देखा है कि कटिबंधों में अंतर आया हो या सूर्य की किरणों के में कहीं अंतर आया हो। दूसरा, सूर्य की जो किरणों का तिरछापन है वो लगभग वही है, यानी इसमें जब कोई चेंजेस नहीं आ रहे तो जलवायु किस पे निर्भर करती है, मुख्य रूप से तापमान, वर्षा और आर्द्रता। ठीक है, इन पे निर्भर करती है। अब इन चीजों में कहीं अंतर कब आता है, ये सब किससे प्रभावित होते हैं, सूर्य ताप से। तो इनमें जब कोई चेंज नहीं आ सकता है तो जलवायु कटिबंध अपनी जगह पर स्थिर ही रहेंगे, महाद्वीप विस्थापित हो सकते हैं या नहीं, ये बात की बात।
ठीक है। दूसरा, महाद्वीप विस्थापित हो, जलवायु कटिबंध स्थिर हो। तो जैसे मैं समझाया, जलवायु कटिबंध विस्थापित नहीं हो सकते, जलवायु कटिबंध क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि महाद्वीप स्थिर नहीं हो सकते, महाद्वीप विस्थापित हुए होंगे, यानी कि महाद्वीपों में जलवायु पेटियों में अंतर नहीं आया होगा, लेकिन अगर महाद्वीप यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये विस्थापन हो सकता है। इस आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत को देने की कोशिश की और अपने सिद्धांत को उन्होंने काफी हद तक प्रूव भी किया कि कैसे ये संभव है। अब उन्होंने सबसे पहले अपने सिद्धांत को देने के लिए एक इमेजिन की, जिसमें उन्होंने एक रूपरेखा बनाई। उस रूपरेखा में ये कहा गया, पहला पेंजिया, पैंथालासा और टेथिस सागर। यानी उन्होंने सबसे पहले इमेजिन किया कि कैसी कंडीशन थी कि ये पूरी ग्लोब है और ग्लोब पर पूरे जो क्षेत्र है वहां पर, मैं इसे छोटा सा बनाकर दिखा रही हूँ, जैसे अमेरिका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये यूरेशिया हो गया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और ये आ गया हमारा भारत। ठीक है, यानी इस तरह से पूरा जो क्षेत्र था इसको बोला गया पेंजिया। पेंजिया क्या था, स्थलीय भाग। ठीक है, पेंजिया को क्या कहा गया, स्थलीय भाग। ठीक है, इस स्थल भाग के चारों ओर जो महासागरीय क्षेत्र था इसको उन्होंने कहा पैंथालासा। ठीक है, और ये कहा इस पेंजिया और पैंथालासा के बीच में एक उथला सागर था जिसका नाम उन्होंने बताया टेथिस। ठीक है, और क्या कहा, टेथिस सागर के ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड या लारेशिया, और नीचे वाला जो भाग था दक्षिणी भाग को क्या है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, यानी लारेशिया में कौन कौन से हिस्से जोड़े गए, इसमें बताऊं, इसके दो पार्ट हुए, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। अब लारेशिया में किस किस को जोड़ा गया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, इस तरह से इनको बांटा गया और दो हिस्से किए गए, अंगारा लैंड या लारेशिया भूखंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। साथ में उन्होंने फिर दूसरी बात रखी, पहला और क्या कहा, पेंजिया कहाँ थी हमारे। अब पेंजिया का ध्यान रखना, पेंजिया इस समय है कहाँ पर है, जो पेंजिया का मध्य भाग है ये दक्षिणी ध्रुव में है, डरवन के पास। ठीक है, यानी उन्होंने दक्षिणी ध्रुव के पास बताया और इस आधार पर कहा गया कि जो महाद्वीप की कंडीशन कैसी थी, लगभग दक्षिणी ध्रुव की तरफ थी और पूरे क्षेत्र में जो था मध्य भाग में टेथिस सागर, उथला सागर था जो भूसन्नति के रूप में भी जाना जाता है, और जो है हमारा ऊपरी भाग लारेशिया या अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब आता है दूसरा, अब पेंजिया का दूसरा प्रभावित होना, यानी पेंजिया जो है कैसे प्रभावित हुआ, पेंजिया दो दिशा में प्रभावित हुआ, यानी पेंजिया का टूटना कब आरंभ हुआ, कार्बोनिफेरस युग में। अब उन्होंने अपनी एक कल्पना शुरू की और ये कहा कि किस तरह से टूटना आरंभ हुआ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का टूटना या विखंडित होना आरंभ हुआ, और कार्बोनिफेरस युग में विखंडन होने के बाद में धीरे धीरे जुरासिक युग में जो है आगे जाके विखंडित हुआ और तीसरे युग में जाके पूरी तरह से विभाजित हुआ। ठीक है, तो उन्होंने कहा पेंजिया टूटा प्रभावित, पेंजिया जो है किस तरह से प्रभावित हुआ, पहला भूमध्य रेखा की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। अब उन्होंने भूमध्य रेखा की ओर प्रभाव जो बताया था वो किसके कारण बताया, द्रव्य की उछाल के कारण, द्रव्य की उछाल या प्लवनशील बल।
यानी सबसे पहला बल क्या होता है, प्लवनशील बल या द्रव्य की उछाल के कारण इसका विखंडन आरंभ हुआ और जो है भूमध्य यानी जो महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा की ओर यानी कि उत्तर की ओर प्रवाहित हुए। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव के पास इसका पेंजिया का मध्य भाग है और वो धीरे धीरे उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगे, जिसमें पहला प्रवाह था वो भूमध्य रेखा की ओर। और उन्होंने ये भी कहा वैगनर ने कि जो प्रवाह हुआ ये भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुए और भूमध्य रेखा के आसपास धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। ठीक है, लेकिन भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर प्रवाहित अधिक हुए, ये और ध्यान रखना। इस चीज की आलोचना भी हुई कि भूमध्य रेखा की ओर जो उछाल से द्रव्य की उछाल या प्लवनशील बल या गुरुत्वाकर्षण बल जिस बल से ये मूवमेंट हुआ था या खिसकाव हुआ था वो भूमध्य रेखा के तरफ न होकर भूमध्य रेखा से ऊपर हुआ। तो इसको उन्होंने आलोचकों ने बहुत जल्दी पकड़ा और ये कहा कि ये जो है भूमध्य रेखा पर क्यों इकट्ठे नहीं हुए। ठीक है, ये उछाल इसको काम में लिया। दूसरा हुआ था पश्चिम की ओर प्रवाह। पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ था ये सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। ये कहा जाता है कि पहले चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक था और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारीय बल जो उत्पन्न हुआ उस ज्वारीय बल में इतनी पावर थी कि चंद्रमा और सूर्य के साथ वे भी मूवमेंट हुआ और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये जो है प्रवाहित हुए और ये प्रवाहित होकर किधर चले गए, पश्चिम की ओर खिसक गए। ठीक है, इस चीज की भी आलोचना हुई और ये कहा कि ये जो मूवमेंट है ये अब क्यों नहीं हो रहा है। इसके जवाब में वैगनर ने भी कहा था कि 1920 तक जो ग्रीनलैंड है वो 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ है। ठीक है, ये मैंने 1920 जो बताया ये बाद में कहा। वैगनर ने सिर्फ इतना कहा था कि ग्रीनलैंड 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से खिसक रहा है पश्चिम की ओर है, लेकिन 1920 के बाद ये खिसका नहीं देखा गया है। प्रमाणित है कि 1920 से पहले ग्रीनलैंड जो है पश्चिम की ओर मूवमेंट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्वत व द्वीपों का निर्माण। अब उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये भी बताया कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। तो पर्वतों के निर्माण उन्होंने ये कहा जब पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका जो है महासागरीय तली से टकराए। महासागरीय तली से या हम सिंपल कहें आंतरिक संरचना तुम लोगों ने पढ़ा हो, मैंने डाल रखा है वीडियो वो देख लेना कि महासागर जो है किससे बने हैं, सियाल से बने हैं। महासागर जो है सीमा से बने हैं और महाद्वीप जो है सियाल से बने हैं। तो सियाल जो है सीमा से टकराया और टकराने के कारण उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में रॉकी व एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। अफ्रीका जब खिसक रहा था तो अफ्रीका जो है किसका हिस्सा था, बताया था मैंने, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और जब अफ्रीका जो है ऊपर की ओर खिसका तो यूरेशिया से टकराया और आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ। भारत जब यूरेशिया से टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी मैं मैप में सब दिखा दूंगी, थोड़ा सा मूवमेंट करके स्पीड जल्दी से। ठीक है, तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका के महासागरीय तलियों के टकराने से पर्वतों का निर्माण हुआ। अब द्वीपों का निर्माण को वैगनर ने कैसे कहा है कि द्वीपों का निर्माण कब हुआ कि जब महाद्वीप विस्थापित हो रहे थे, महाद्वीपों में विस्थापन चल रहा था, तो जहाँ जहाँ पर वे उस प्रवाह का साथ नहीं दे पाए वो वहीं वहीं रुक गए, जिस कारण से द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ, जिसमें क्यूरेशिया द्वीप समूह माला, जापान, फिलीपींस द्वीप समूह मालाएं, ये सभी द्वीप समूह मालाएं सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, अब एक और चीज थी कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण के क्या प्रमाण मिलते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि जैसे मैंने कहा कि जो
पेंजिया है वो कहाँ था, दक्षिणी ध्रुव के पास। तो उस क्रम में दक्षिण ध्रुव के पास जब होने के कारण तो कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण हुआ, यानी कि हिमानीकरण यानी कि पूरे जो ग्लोब है यानी पूरे दक्षिणी ध्रुव का जो टेम्परेचर है वो माइनस में पहुंच गया, जिस कारण से वहां पर बर्फ जमी रही। और इस बर्फ का प्रभाव राजस्थान पर भी दिखता है, जैसे मैंने कहा राजस्थान में हिमानीकरण के अवशेष मिलते हैं और अफ्रीका में भी दिखता है। तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि हाँ वास्तव में महाद्वीपों में विस्थापन हुआ होगा। ओके, अभी मैं मैप में और दिखाती हूँ तुम्हें कि किस तरह से था। अब देखो मैं तुम्हें मैप में समझाती हूँ किस तरह से पर्वत और द्वीपों के बारे में। लार एशिया, अंगालैंड तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ये सभी द्वीप समूह आते हैं हमारे किसमें, गोंडवाना लैंड में। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया क्षेत्र आता है हमारा अंगारा लैंड, ठीक है। अब मैंने पर्वतों के बारे में बताया, तो जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका में वैसे बताया मैंने रॉकी पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। ये पर्वत कैसे बने, जब ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे उस समय पर ये महाद्वीपों से यानी महासागरीय तली से टकराए और महासागरीय तली से टकराने के कारण यहाँ पर जो है बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। अफ्रीका जब ऊपर खिसक रहा था, दक्षिण ध्रुव से आया था तो ऊपर जब मूवमेंट कर रहा था तो उस समय पर ये जो है यूरेशिया प्लेट यानी यहाँ पे क्या था, तैतीस सागर था, तो उससे टकराए जिस कारण से यहाँ पर आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। हिमालय पर्वत के लिए कहा जाता है कि जब ये भारत जो है उत्तर की ओर मूवमेंट कर रहा था तो 33 सागर से इसका गति तीव्र होने के कारण बलन पड़े, जिस कारण से हिमालय पर्वत और सभी पर्वतों का निर्माण हुआ, ठीक है। ये पर्वतों का अगर नहीं आता हो समझ में कौन से पर्वत कैसे हैं तो कमेंट में डालना, मैं इसकी वीडियो बना के दे दूँ। और द्वीप समूह की बात करें तो जब ये मूवमेंट हो रहा था यानी जब प्रवाह उत्तर या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हो रहा था तब ये द्वीप समूह जो है हल्के से दरार कमजोर पड़ने के कारण इनका साथ न दे पाए, जिस कारण से ये वहीं की वहीं रह गए। और इस तरह से सखालिन, क्यूराइल, ठीक है, ये क्यूराइल है, ये सखालिन है, ये जापान है, ये फिलीपींस है, ये इंडोनेशिया है, ये बोर्नियो है, पापुआ है, न्यू गिनी है, ये सभी द्वीपों का निर्माण हुआ। ये वेस्ट इंडीज है। तो इस तरह से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ वैगनर के अनुसार। थैंक यू।